तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है कि इन्होंने हमसे ये पूछा है। ये कम्युनिकेशन का डेफिनेटली हम टॉपिकल पास्ट पेपर्स काइंड ऑफ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि कि बाद में आप लोग भी अगर देखना चाहो तो इसको बाद में भी देख सकते हो। और ये फ़ायदा हो जाएगा कि मतलब होता है ना कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को रिवीजन चाहिए होता है, तो एक टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में बेटा मैं इस चैप्टर का टेस्ट भी सोच रहा हूँ कि ले लूँ, क्योंकि ये जो थ्योरी वाले चैप्टर है ना, असल में इन इन चैप्टर्स का मसला ये होता है। रेहान बेटा ये माइक ऑफ कर दो, ताकि हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो मैं आप लोगों को बेटा ये बता रहा था कि इस तरह से रिकॉर्डिंग का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप सिर्फ़ रिकॉर्डिंग देख के आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होते हैं और इसमें थ्योरी एरिया जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारा आता है। तो हमें जो है ना इसको बड़ा अच्छे तरीके से लेके जो है चलना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ पुराना ओवरव्यू भी देता रहूँगा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। बेटा देखें यहाँ पर इन्होंने एक बात की है कि मेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स सेट अप अ पेयर टू पेयर नेटवर्क। यानी ये क्या कर रहे हैं, ये पेयर टू पेयर नेटवर्क सेट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, कंप्यूटर्स आपस में इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है ताकि ये डाटा को क्या कर सकें, शेयर कर सकें। चलें ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। सवाल ये है कि डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ द पेयर टू पेयर नेटवर्क। यानी जो पेयर टू पेयर नेटवर्क है, उसका की फीचर जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे लिए समझना जो है वो ज़रूर आसान हो जाएगा। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क के अलावा मैंने कौन से नेटवर्क बताए थे बेटा? 2 नेटवर्क्स बताए थे। मैंने आपको ये बताया था कि एक हमारे पास होता है नेटवर्क जिसे हम नाम दे देते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब देखें क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल में बेटा ये होता है कि जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे के सारे एक सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। अब सर्वर के साथ कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है, सर्वर की वजह से कनेक्ट होने की वजह से ये होता है कि सारा का सारा डिपेंडेंसी जो है वो मेन सर्वर के पास होती है। यानी सर्वर डिसाइड करता है कि जो है ना वो कौन-सा डाटा आपने एक्सेस करना है, कौन-सा डाटा जो है वो आपको डिस्प्ले होगा, आप कोई वेबसाइट ब्लॉक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल्स में होते हैं, ठीक है? रिक्वेस्ट जाती है कहाँ पे सर्वर के पास, और फिर क्लाइंट जो होता है उसको वो रिस्पॉन्ड मिल रहा होता है, ठीक है जी? तो ये इस तरीके से काम चलता है। लेकिन बेटा ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पेयर टू पेयर नेटवर्क की, तो पेयर टू पेयर नेटवर्क में मैंने आपको क्या बताया था कि कंप्यूटर्स जो हैं वो इक्वली जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि इसमें कहीं पे भी जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि कोई रिक्वेस्ट ऐसी जा रही हो कि अप्रूव होने की ज़रूरत है। इक्वली डाटा क्या हो जाता है बेटा हमारा यहाँ पे शेयर हो जाता है। अच्छा, एक बेटा माइक ऑफ कर दें प्लीज़। फ़ाज़, नायल, रयान, लेट मी चेंज माय सेटिंग। वो मुझे लग रहा है कि वो फिर तो बेटा मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ पर कोई क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं है पेयर टू पेयर में। सो सारे के सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं उनका जो लेवल्स होता है तो वो एक ही लेवल्स पर होते हैं। सही है? सो ऑल कंप्यूटर्स, या आप ये कह सकते हो कि एवरी कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क, या एवरी नोड कह लीजिए, एवरी नोड इन दिस नेटवर्क हैज़ सेम स्टेटस। सेम स्टेटस होता है बेटा। सेम स्टेटस का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा। फिर बेटा इसके अलावा सारे के सारे कंप्यूटर्स के पास जो है वो रिसोर्सेज को एक्सेस करने का स्टेटस होता है, क्योंकि डेफिनेटली कंप्यूटर जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं डाटा, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। और सिक्योरिटी भी किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, जैसे कि सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है? सो एवरी या ईच पीसी इज रिस्पॉन्सिबल is responsible for its security। ठीक है बेटा? तो तमाम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो अपने
सिक्योरिटी के खुद ज़िम्मेदार होते हैं। फिर इसके अलावा ईच कंप्यूटर कैन शेयर रिसोर्सेज़। तमाम कंप्यूटर रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्वर की तरफ से ही कोई डाटा स्पेसिफिकली आ रहा है। ईच पीसी कैन शेयर रिसोर्सेज़ एंड डाटा। ठीक है बेटा? तो तमाम पीसी जो है वो रिसोर्सेज को शेयर भी कर सकते हैं और डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। अब देखें, आंसर लिखने की जो लैंग्वेज होती है, जो मेथोडोलॉजी होती है, इट शुड बी डिफरेंट। और जनरली जब हम बात करते हैं वो हम बात डिफरेंट करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स नहीं आते हैं वो ये इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको एक चीज़ पता तो होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट दो जो कि मैं खुद डेफ़िनिटली कॉपीज़ पेपर्स चेक करता हूँ तो आई ऑब्ज़र्व कि ये मसला आता है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट को पता नहीं है, पता है, लेकिन एग्ज़ामिनर आपके इस चीज़ को नहीं देखता कि बेटा आपको वो चीज़ पता है, वो बल्कि ये देखता है कि आपको किस तरीके से आपने उसे डिलीवर की है। जी, उससे आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का आइडिया होता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो वो एक डेफ़िनिटली एक सिंपल वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो लिखने की टर्म जो है वो लिटरेचर की लैंग्वेज थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, यू पीपल शुड नो। अच्छा, फिर इसके अलावा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है बेटा? बहुत सही बात कही हारिस आपने। हारिस ने ही कही है ना मेरे ख्याल से? कि सर इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है कि एग्जामिनर रिपोर्ट में ही मैंने ये देखा है। हाँ बेटा, ये इसीलिए है क्योंकि बुक रीडिंग नहीं है। बुक रीडिंग नहीं है, मार्किंग स्कीम आप ज़रूर देखा करो। जब भी पेपर सॉल्व कर लो ईयरली या टॉपिकल, उसके बाद उसकी मार्किंग स्कीम को ज़रूर रेफर करो। ठीक है? उसके अंदर की वर्ड्स उठाओ। मार्किंग स्कीम का रट्टा नहीं लगाओ, बल्कि उनके कीवर्ड्स याद करो कि वो कीवर्ड्स में क्या कह रहे हैं। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे अभी इस क्वेश्चन की हम बात करें, तो इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक अगर मैं आपसे सिर्फ़ वर्डिंग में पूछूँ, तो वर्डिंग में आप इसका आंसर ये करोगे, सर इसका नुकसान ये हो सकता है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते चीज़ें। ठीक है, आप इसको लिखोगे कैसे? वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। अब ये चीज़ गलत हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? ये चीज़ गलत हो जाएगी। आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि यहाँ हम सिक्योर नहीं कर सकते चीज़ों को। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है ना वो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है क्योंकि कोई सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ नहीं होता। ठीक है? अब ये लिखने वाली लैंग्वेज। तो आपको कीवर्ड्स असल में अगर आपको नहीं पता होंगे तो आपके लिए मसला रहेगा। सिर्फ़ स्लैंग वर्ड्स में चीज़ों को याद नहीं रखना, बल्कि फॉर्मल वर्ड्स में चीज़ों को याद रखना, ठीक है? तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि अ, सेंट्रल मैनेजमेंट नहीं होती, नो सेंट्रल मैनेजमेंट, कोई सेंट्रल मैनेजमेंट नहीं हो रही है यहाँ पे। तो सेंट्रल मैनेजमेंट नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये बेटा कि यहाँ पर डेफ़िनेटली हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होंगे उनको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होगा। वरना अगर आप देखें तो एक ही जगह पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको अपडेट करना आसान होता है अगर एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हो किसी सॉफ्टवेयर का। नो सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स, ये आप इसके अंदर एक पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि सिक्योरिटी इज़ रिड्यूस्ड बिकॉज़ ऑफ नो सेंट्रल मैनेजमेंट, ये वही पॉइंट है बेसिकली। लेकिन आप इसके अंदर आप यही लिख सकते हैं कि हर कोई जो है वो अपने सिस्टम के खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर आप ये पॉइंट बताएँगे कि सिक्योरिटी इज़ लेस या सिक्योरिटी इज़ रिड्यूस्ड इन दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क में बेटा सिक्योरिटी हमारी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी डेफिनिटली। अच्छा, अब इसके अलावा बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर और अगर हमसे पूछा जाए कि क्या और क्या इश्यू हो सकता है? तो बेटा यहाँ पर ये हो सकता है कि हमारे पास डाटा अलग-अलग कंप्यूटर्स के अंदर सेव हुआ हुआ है, एक जगह पे नहीं है। यानी एक कंप्यूटर के थ्रू डाटा कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बैकअप अगर हमें बनाना पड़ जाए, तो वो बैकअप वाला कोई सिलसिला यहाँ नहीं होता।
क्योंकि कोई सेंट्रल पीसी नहीं है। अब अलग अलग कंप्यूटर्स में तो अलग अलग बैकअप बनेंगे नहीं, तो वो तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है टेक्निकली। तो फिर ये एक इशू इसमें हम फेस करते हैं। सही है जी, चले अब जरा बात को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बात कह रहा है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट पे वो ये बात कह रहा है कि राउटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें यह बताना है कि राउटर के काम कौन कौन से हैं। सो राउटर के काम में अगर आप देखें तो पहला काम आ रहा है कि रिसीव पैकेट फ्रॉम द डिवाइसेस। हाँ बिल्कुल ठीक है, डाटा रिसीव भी होता है और डाटा सेंड भी करता है। फिर कह रहा है फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये मुझे बताएं, ये मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो आईपी एड्रेस होता है वो कहाँ से आता है? डीएनएस सर्वर से आता है ना बेटा। ठीक है, यानी कि ये यूजर है हमारे पास, यूजर का यूजर पीसी आप कह लीजिए। यूजर पीसी पहले लेकर जाता है किसके पास? डीएनएस के पास। डीएनएस के पास जब जाता है तो वो वहां से रिस्पॉन्ड आता है आईपी एड्रेस, और फिर उस आईपी को बेटा लेकर जाते हैं हम कहाँ पे? वेब सर्वर के पास। ठीक है जी, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो ये इसका क्या हो गया सर? नॉट बाय राउटर डायरेक्ट्स ईच पैकेट टू ऑल द डिवाइस अटैच टू इट्स, कि डायरेक्शन देता है कि जितने पैकेट जो है वो किस डिवाइस की तरफ जो है वो बिलोंग करते हैं। तो डायरेक्ट ईच पैकेट टू ऑल डिवाइसेस अटैच टू इट, तो ये काम भी राउटर का नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके अलावा और कौन सी इंफॉर्मेशन होती है भाई? ये कह रहे हैं स्टोर द आईपी और मैक एड्रेस ऑफ ऑल द डिवाइसेस अटैच्ड टू इट। बिल्कुल होता है, राउटर टेबल होता है एक, जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि डाटा कहाँ से आ रहा है और किस आईपी और मैक के ऊपर हमें भेजना है बेटा। सही है, तो ये काम जो है वो कौन कर रहा होता है? राउटर ही कर रहा होता है। तो ये हमारे पास बेटा राउटर का फंक्शन हो गया। सही है, होपफुली इसमें कोई मसला नहीं होगा। फिर फर्दर ये आगे बात को लेके चल रहा है, और इसमें इन्होंने क्या बात बोली बेटा? इसमें इन्होंने पूछा है कि मलिंडा यूजेस the internet to watch films and play computer games. Tick one box to identify whether Melinda should connect to the router using a wired or a wireless network and justify your answer. तो बेटा कैसे वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन होगा? तो बेटा वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन की जो बात हो रही है उसमें ये है कि दोनों पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिक्स नहीं है। मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देता हूँ वायर्ड के, 3 पॉइंट बता देता हूँ वायरलेस के। देखें, वायरलेस के अंदर सबसे बड़ा तो फायदा ये आ गया कि आपको लोकेशन मूवमेंट आसान है। ठीक है, मूवमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वायरलेस में एक ये फायदा है। दूसरा ये होता है बेटा कि जो डिवाइस होती है, फिजिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं है आपको, नो फिजिकल कनेक्शन रिक्वायर्ड। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। लेस केबलिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, ये एक आसान है। दूसरा ये होता है कि वी कैन एक्सपेंड द नेटवर्क विदाउट एनी वायर कॉस्ट। ये वायरलेस का फायदा है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, या बल्कि मैं लिख देता हूँ, फिर 2 मिनट मुझे दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि सबका ही फायदा हो जाए। जो जो कॉपी कर रहे हैं बेटा, ये लिखना जरूरी है। असल चीज ये कि हम समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हम लिखेंगे नहीं। बेटा मैं भी लिख रहा हूँ ना, आप भी लिखें। इससे ये होगा कि आपको पॉइंट्स माइंड में रह जाएंगे। वायर्ड के फायदे लिख रहा हूँ यहाँ पर, और एक तरफ मैं वायरलेस के फायदे लिख रहा हूँ। तो वायर्ड में तो एक तो कनेक्शन डेफिनेटली, जो वायर्ड की बैंडविड्थ होती है बेटा वो किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं बैंडविड्थ इज हाई। जो बेटा वायर्ड की बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है? वो हाई होती है। ठीक है जी, फिर इसके अलावा कनेक्शन स्टेबल रहता है, बार बार ड्रॉप नहीं होता। कनेक्शन इज स्टेबल, कनेक्शन बेटा स्टेबल होगा। ठीक है जी, और सिक्योर भी ज्यादा होता है। इट इज मोर सिक्योर, इट इज मोर सिक्योर कनेक्शन। ठीक है, अब ये पॉइंट्स आप चाहें तो आप बुक से निकाल लें, आपकी बुक में होने चाहिए, आपकी नोटबुक के अंदर ये नोट डाउन होने चाहिए, ताकि बेटा आप ये याद कर सकें एंड मोमेंट पे रिवाइज रिकॉल करने के लिए आपके पास देखे होने चाहिए। ठीक है, जब तक आपके अपने नोट्स नहीं होंगे बेटा काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा बात को। फिर
फिर इसके अलावा आप इसके अंदर कह सकते हैं कि नो फिजिकल कनेक्शन रिक्वायर्ड। नो फिजिकल कनेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये एक फायदा हो गया बेटा कि कोई फिजिकल कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है वायरलेस के अंदर। इजी टू एक्सपेंड, नंबर ऑफ यूजर कैन बी इम्प्रूव्ड। इजी टू एक्सपेंड, एक्सपेंड करना आसान होता है बेटा। लेस केबल कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। केबल कॉस्ट बेटा जो होगी वो क्या होगी, वो कम रिक्वायर्ड होगी हमारे पास। लेस केबल कॉस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, ये क्या होगा, इसके बेनिफिट्स हो गए। अब लास्ट हमारे पास इन्होंने बात पूछी है कि जहाँ तक बेटा किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, होपफुली कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, फिर उसके अलावा आप कह रहे हैं कि मनिंदा सेंड्स ईमेल फ्रॉम हर वेब मेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट एक्सेस थ्रू अ वेबसाइट। ओके, एक्सप्लेन वेदर मनिंदा यूजिंग द इंटरनेट और द वर्ल्ड वाइड वेब और बोथ। अब देखें, इन्होंने वही चीज जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी बेटा, जो हमारी कैंपस में क्लास हुई थी उसमें मैंने जो बताई थी, उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था, ये बुक के अंदर भी मेंशन है, कि इंटरनेट में और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या फर्क है। बेटा देखिए, इंटरनेट जो होता है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज करता है, और इंटरनेट जो होता है एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए डाटा को सेंड कर सकते हो, जबकि किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना, इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेट के ऊपर मौजूद किसी रिसोर्स को एक्सेस करना होगा। सही है जी, तो दोनों में जो है वो ये डिफरेंस होता है। तो जब ये ईमेल को एक्सेस कर रही है तो ये दोनों चीजें एक्सेस कर रही है ना बेटा, क्योंकि इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए मैसेज सेंड किया जाएगा, और वर्ल्ड वाइड वेब को इस्तेमाल करते हुए वो वेबसाइट को एक्सेस करेगी। तो प्लेटफॉर्म जो उसको मिलेगा, डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू डाटा जाएगा, वो वर्ल्ड वाइड वेब होगा, और उसके बैक एंड पे जो सपोर्टिव सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है वो इंटरनेट का कर रहा है। ठीक है, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं कि डाटा इज सेंड यूजिंग एन इंटरनेट। Data is sent यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करते हुए बेटा हम क्या कर रहे हैं, डाटा को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ जो है बेटा, इंटरनेट जो होता है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद बेटा आप ये भी बताएंगे। अच्छा चले, वो हम एंड में बता सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इज एक्सिस्ट, या डब्ल्यू 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 इज यूज्ड टू एक्सेस वेबसाइट। ठीक है बेटा, किसको एक्सेस कर रहे हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, टू एक्सेस वेबसाइट। तो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। तो अब आप लास्ट पॉइंट जो है ना वो इसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, कि जो मेलिंडा है वो दोनों ही चीजें जो है ना वो क्या कर रही है, वो यूज कर रही है। तो आप इस पे ये जो पॉइंट है वो ये दे सकते हैं कि मेलिंडा यूजिंग बोथ।
ठीक है बेटा, तो ये इसकी क्या हो गई जस्टिफिकेशन हो गई क्योंकि उसने ये पूछा था कि इन दोनों के डिफरेंसेस आपको क्लियर हो तो वो आप यहाँ पे आंसर इसके कर गए। तो यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक कोई सवाल किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं तो अब ये एक काम करें, जो है वो मीटिंग को रीज्वाइन कर लें क्योंकि ये 40 मिनट्स की हमारी मीटिंग है तो इसलिए फिर वो